हेलो जी। तो जैसे हमें पता ही है कि Q1 FY25 का रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है और अभी हम थोड़ा सा डिले में चल रहे थे। हम अपना पहले बैकलॉग कवर करने में लगे हुए थे। तो आज से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना इस रिजल्ट सीजन का काम। तो सबसे पहले हम आज आज ही जिस कंपनी का रिजल्ट निकला है उसके बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है L&T फाइनेंस के बारे में, है ना। तो L&T फाइनेंस एक NBFC कंपनी है जिसका अभी करंटली मार्केट कैप है अराउंड 46,000 करोड़ का, है ना। और L&T फाइनेंस के बारे में बात करने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि इसका इसका इसके पास्ट में कुछ मतलब कुछ ऐसी चीजें थी जो अभी हमें समझना पड़ेगा, जिससे हमें फ्यूचर आउटलुक पता चलेगा। पहले इनका क्या है, एक होलसेल होलसेल बुक थी काफी बड़ी, है ना। और उसको इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 में, मतलब बिल्कुल स्टार्ट होती, मतलब 1 अप्रैल 2023 में इन्होंने बोला था कि हम एक लक्ष्य 2026 के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमें चार चीजें करनी है। पहली चीज क्या है, ये जो हमें होलसेल बुक है इसको धीरे धीरे खत्म कर देना है, फेज आउट कर देना है। उसके अलावा हमें 95% रिटेल बुक ले आनी है, मतलब रिटेल बुक का कॉन्ट्रीब्यूशन 95% आ जाना चाहिए। तीसरी दूसरी चीज क्या है, जो रिटेल बुक है, रिटेल बुक में हमें 25% से ज्यादा का ग्रोथ रेट चाहिए। रिटेल बुक का जो हमारा जो एसेट क्वालिटी होना चाहिए वो क्रॉस एनपीए 3% से नीचे आ जाना चाहिए, नेट एनपीए 1% से नीचे आ जाना चाहिए, और जो आरओए है वो 2.7% से 3% के बीच में हो जाना चाहिए। तो ये इनका टारगेट था फाइनेंशियल ईयर 26 में अचीव करने का। अब देखते हैं करंटली हम कहाँ खड़े, है ना। करंटली अगर देखने जाए तो Q1 FY25, मतलब ऑलमोस्ट एक साल पहले ही इन्होंने कह दिया है कि हमने अपना 95% रिटेल लोन रिटेल बुक बनाने का टारगेट अचीव कर लिया। हमारा रिटेल बुक में जो ग्रोथ है वो 31% का है, तो मोर देन 25% दूसरा टारगेट अचीव। एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी में नेट एनपीए लेस देन 1% टारगेट अचीव। क्रॉस एनपीए जस्ट अबव 3% है, 3.14% है, बट वो भी सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो भी अचीव कर लेंगे। चौथा टारगेट इनका क्या था कि इनका आरओए मैट्रिक शुड बी बिटवीन 2.7% टू 3%। 2.68% हो गया, मतलब वो भी ऑलमोस्ट मार्जिन पे बैठा है ना। जो बॉटम लेवल है वहां पर बैठा है, मतलब बिल्कुल उस रेंज में एंटर करने के लिए तैयार बैठा है। तो ऑलमोस्ट ये एक साल पहले ही अपना सारा काम कर चुके हैं। जो इन्होंने FY26 के लिए बोला था वो अभी FY25 में खत्म कर चुके हैं, वो भी Q1 में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था, जो मैनेजमेंट ने टारगेट रखा था, उसको आउटपेस कर दिया, बिल्कुल सिरे से आउटपेस कर दिया है ना। अगर हम थोड़ा सा बात करें कि अब नंबर्स की कि भाई वाई वाई लेवल, क्यू ऑन क्यू लेवल में क्या ग्रोथ है, ये कैसा रहा है, तो हमें पता चलता है। कि जो इनके ये इतने सारे मेट्रिक्स अच्छे हुए हैं कि भाई आरओए बढ़ गया, हमारा 2.68% हो गया, है ना। अगर हमारा जो ग्रॉस एनपीए वो कम हो गया, नेट एनपीए कम हो गया, है ना। और जो हमारी रिटेल बुक है वो 31% से ग्रो कर गया है ना। इस वजह से क्या हुआ है, निम्स एक्सपांड हुए हैं। अगर हम निम्स देखें तो निम्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9.4% से, मतलब जो Q4 FY24 था उस पे इनका 9.14% का निम था, जो बढ़ के हो गया 9.31%। और अगर हम वाई वाई बेसिस पे देखें तो 125 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज आया है, तो मतलब 1.25% का निम एक्सपेंशन मिला हमें देखने को, है ना। अगर हम प्रॉपर नंबर में बात करें तो Q1 FY24 में इनका निम्स था 8.06% का, जो अभी बढ़ के हो गया 9.31% का, है ना। वहीं हम आरओए की बात करें तो आरओए इनका लास्ट लास्ट क्वार्टर में था 2.12%, बट उसमें एक एक्सेप्शनल आइटम था। उसमें क्या था, इन्होंने इन्होंने इनका, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका एक होलसेल बुक थी, तो होलसेल बुक को एआरसी को बेचा था। भाई एआरसी क्या होती है, भाई एक एक ऐसी कंपनी जो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बैड लोन उठाती है, एनपीए उठाती है, और उस पर कलेक्शन करके लेके आती है। मतलब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका एक पोर्शन तो कलेक्शन का है, बट अगर उसका कोई लोन खराब हो जाता है तो उस सारा टाइम वो सारा माइंड स्पेस उसी में ना लग जाए कि भाई हम इस पैसे को कैसे रिकवर करें। तो इसकी वजह से एक कंपनी होती है एआरसी। एआरसी कंपनी क्या करती है, वो कहती है कि भाई साहब आपका आपका 1 करोड़ का लोन सपोज खराब हो गया है, तो एक काम करो, ये 1 करोड़ का लोन आप मेरे को 70 लाख रुपए में बेच दो। 70 लाख रुपए में बेच दो, मैं आपको 70 लाख का पेमेंट कर देता हूँ। और 70 लाख, अब इस वाले कस्टमर से जो भी रिकवरी होती है वो मैं करा लूंगा। वो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या होता है, आप ऐसे समझो कि सपोज 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 L&T फाइनेंस का 1 करोड़ का एनपीए बना, 1 करोड़ का एनपीए बना, और ये उसने दे दिया एक एआरसी को। तो एआरसी क्या करता है, 15% जो भी इनके बीच में अमाउंट डिसाइड हुआ, सपोज 90 लाख रुपए अमाउंट डिसाइड हुआ कि 90 लाख रुपए में ये मैं आपको दे रहा हूँ, तो 90 लाख का 15% अमाउंट को कैश में डिपॉजिट करा देते हैं कंपनी को। मतलब एआरसी कंपनी को 15% अमाउंट दे देती है। और उसके बाद जो बचा हुआ 85% का जो है वो इनको मिल जाती है सिक्योरिटी रिसीट्स।
सिक्योरिटी रिसीट्स क्या होती है भाई, एक तरीके का ये होता है कि मतलब आप एक तरीके से ऐसे ही मान लो, एक एक बिल होता है कि भाई हाँ हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इतने वैल्यू का हुआ है और ये हमें रिसीट्स मिल गई है, मतलब यहाँ से अभी रिकवरी का स्कोप है ना। तो आरबीआई कहता है कि भैया ये जो आपको रिसीट्स मिली है ठीक है, ये पैसा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, बट जिस दिन आएगा उस दिन आप बुक्स में ऐड कर लेना। आज की डेट में तो आप इसको 100% प्रोवाइड करके रखोगे। मतलब अगर अगर आपके पास 50 करोड़ की सिक्योरिटी रसीट्स हैं, तो आपको 50 करोड़ के बदले 50 करोड़ का प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा। और प्रोविजन क्या है? प्रोविजन इज एन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट। वो खर्चा है। अब खर्चा अगर आप मतलब जो आपका प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो आपको अभी प्रोविजन करना था वो तो आपने किया ही किया, बट उसके ऊपर ये एडिशनल ये सिक्योरिटी रिसीट्स का प्रोविजन आ गया, तो इसलिए प्रोविजन बढ़ गया, इसकी वजह से जो हमें नीचे जाके पैट मिल रहा था और जो आरओए बन रहा था वो कम हो गया, इसलिए वो सरप्लस दिख रहा है 2.12% का। बट अगर वही हम Q3 में देखें तो 2.53% के आसपास का था। तो इसलिए हमें क्यू ऑन क्यू में बहुत बड़ा जंप देख के बहुत ज्यादा खुश होना नहीं है ना। बट वो ये इंप्रूवमेंट है, अभी भी हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि मेट्रिक में इंप्रूवमेंट नहीं है ना। तो अभी हमने ये समझा कि सिक्योरिटी रिसीट्स का क्या चक्कर था, और ये 2.12% से एकदम से 2.68% कैसे हो गए, है ना। तो अगर हम ये चीज अगर वाई लेवल पे देखें, तो वाई लेवल पे Q1 FY24 पे इनका जो आरओए था वो 2.13% का था, जो अभी बढ़ के 2.68% हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताई, है ना। अब देखो, अगर बैंक का आरओए अच्छा हो रहा है, इसका मतलब सारी सारी चीजें बैंक में सही चल रही है। मतलब क्रेडिट कॉस्ट, जब जब क्रेडिट कॉस्ट नीचे जाएगा, जब क्रॉस एनपीए नंबर नीचे जाएगा, नेट एनपीए नंबर नीचे जाएगा, तभी तो आपका आरओए रेशो बढ़ेगा, है ना। अब अगर हम देखें तो क्रेडिट कॉस्ट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.39% से करके 2.37% पे आ गया। अब क्रेडिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने? प्रोविजन अपॉन टोटल लोन डिस्पर्स। तो मतलब प्रोविजनिंग कम करनी पड़ रही है। प्रोविजनिंग कम करने का मतलब क्या है? मैनेजमेंट को आगे कोई ज्यादा रिस्क आता हुआ नहीं दिख रहा है। मैनेजमेंट को लग नहीं रहा कि आगे चल के कोई बहुत ज्यादा लोन्स खराब हो सकेंगे, है ना। वही ग्रॉस एनपीए नंबर, जो ग्रॉस एनपीए नंबर की बात करें, सॉरी नेट एनपीए नंबर की बात करें, तो वो 1.51% से गिर के 0.79% पे आ गया वाई लेवल पे। प्रोविजनिंग भी बैंक ने अच्छी कर रखी है, प्रोविजन कवरेज रेशो का 75% के आसपास का है। अगर वहीं हम पैट देखें तो पैट 29% से बड़ा है वाई लेवल पे, है ना। और रिटेल डिस्बर्समेंट की जो ग्रोथ है वो 33% का ग्रोथ आया वाई लेवल पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% डिग्रो किया है डिस्बर्समेंट। डिस्बर्समेंट मतलब नया लोन कितना दिया भाई, पुरानी लोन बुक 100 रुपए की है, बट अभी अब 100 रुपए के बाद अब मैंने इस क्वार्टर में कितना नया लोन दिया। अब सपोज 100 रुपए की लोन बुक है और मैंने 10 रुपए का और लोन दे दिया, तो डिस्बर्समेंट रेट एक्स्ट्रा 10% हो गया। तो डिस्बर्समेंट रेट में 33% का इंक्रीज आया। मतलब पहले जो जो लोन दिया हुआ था उसके ऊपर मैंने एडिशनल कितना लोन दिया वो होता है डिस्बर्समेंट रेट। मतलब नया लोन कितना दिया वो हो गया डिस्बर्समेंट रेट, है ना। और इनकी कलेक्शन एफिशिएंसीज में भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो टोटल रिटेल बुक है वो हमें जैसे पता चला कि 95% पहुंच गया है, तो अब जो भी ग्रोथ आएगी वो रिटेल वाले में से ही आएगी, है ना। तो अब हम देखते हैं रिटेल का थोड़ा सा डिवीजन क्या है। अब 84,000 करोड़ का इनका जो रिटेल बुक है, इसको हम पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो रूरल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक अर्बन में कर लेते हैं। मोटा मोटी दोनों 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अगर प्रिसाइजली हम बात करें तो अर्बन 52% करता है, रूरल 48% करता है ना। अब रूरल सेगमेंट के अंदर सब सेगमेंट्स देख लेते हैं हम, है ना। इसमें सबसे सबसे बड़े बड़े सेगमेंट्स में आपको मैं बता देता हूँ। कुछ सेगमेंट्स का जैसे माइक्रो लैब हो गया, फार्म इक्विपमेंट हो गया, एग्री हो गया, और जेएलजी हो गया। अब जेएलजी क्या होता है? जॉइंट लैंडिंग ग्रुप्स। जॉइंट लैंडिंग ग्रुप्स मतलब जैसे हमने अरमान फाइनेंस के केस में भी पढ़ा था कि जो भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है वो क्या करती है, गांव में जाती है तो ऐसे 5-6 औरतों का एक साथ झुंड बनाती है, उनको एक साथ ही लोन दे देती है जिससे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे। मतलब ये होता है ना कि भाई आप अकेले डिफॉल्ट कर जाओगे, बट जब आपके साथ 5-6 लोग हैं तो आपको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, तो वो 5-6 लोग एक साथ मिलकर डिफॉल्ट नहीं करते। तो सब लोग अपने एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और डिफॉल्ट होने नहीं देते। तो वो होते हैं जॉइंट लेंडिंग ग्रुप। माइक्रो लैब क्या हो गया? जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, छोटा छोटा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो है। फार्म इक्विपमेंट्स मतलब ट्रैक्टर खरीदने के लिए और इन सारी चीजों के लिए लोन दे दिया, और कुछ एग्री लोन भी है। अगर अब हम अर्बन सेगमेंट की बात कर लें, अर्बन सेगमेंट में ये लोग टू व्हीलर लोन देते हैं, होम लोन देते हैं, पर्सनल लोन देते हैं और एसएमई लोन देते हैं, है ना। अब अगर हम थोड़ा सा इसमें अंदर डिटेल में जाएं तो हमें पता चलेगा कि जो इनका टू व्हीलर लोन सेगमेंट है और होम लोन सेगमेंट है, इसमें एक एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। टू व्हीलर लोन सेगमेंट पे ये लोग कहते हैं कि हम सस्ते व्हीकल के लिए लोन देते ही नहीं है। मतलब अब आप जाओगे, आप मोपेड खरीदने के लिए लोन मांगोगे तो मोपेड खरीदने के लिए आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा।
मतलब मोपेड अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे समझो भाई, बहुत सस्ती बाइक, सपोज स्प्लेंडर खरीदने के लिए आपको लोन नहीं देंगे, वो थोड़ा सा महंगा बाइक खरीदने के लिए आपको लोन देंगे, क्योंकि मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि भाई जो थोड़ी सी प्रीमियम बाइक खरीदता है ना, जो थोड़ा सा प्रीमियम कस्टमर होता है भाई, अर्बन वाले भाई, ये इनका जो रूरल सेगमेंट है उसमें तो एकदम छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस टाइप्स लोन दे रहे हैं, बट जो अर्बन है, अर्बन में एकदम प्रीमियम प्रीमियम लोगों को ही ये लोग लोन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट का कहना है कि जो बंदा अगर कोई महंगा महंगा व्हीकल खरीदता है या महंगी टू व्हीलर खरीदता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट करने की कम होती है एज कम्पेयर टू जो बंदा सस्ती बाइक खरीद रहा है, सस्ता टू व्हीलर खरीद रहा है। भाई ऐसे समझो ना, जो जो जाके आज 1 लाख 1.5 लाख रुपए की बाइक खरीदने जा रहा होगा, तो उसके पास पहले से कुछ इनकम बैकिंग तो होगी ना, उसकी उसकी एज उसकी क्रेडिट हिस्ट्री या जो उसका कैपेबिलिटी है रिस्क का, वो उससे ज्यादा होगा जो बंदा आज की डेट में स्प्लेंडर के लिए ईएमआई ले रहा है। तो बेसिकली हमें ये समझना है। वही चीज अगर हम होम लोन में देखें, तो होम लोन में भी अफोर्डेबल होम लोन सेगमेंट में नहीं है। अफोर्डेबल होम लोन सेगमेंट क्या होता है, 5 लाख से 15 लाख तक का अफोर्डेबल होम लोन सेगमेंट होता है। तो ये अफोर्डेबल होम लोन सेगमेंट में नहीं है, ये थोड़ा सा महंगा लोन देता है। यहाँ पर भी सेम लॉजिक है कि अब हम अर्बन में है, अर्बन में हम प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करेंगे, जो बड़ा कस्टमर है, जिसकी थोड़ी सी क्रेडिट हिस्ट्री है, या फिर जिसकी थोड़ी सी मतलब जो ज्यादा रिस्क ले सकता है, जिसके पास ज्यादा स्टेबल इनकम है, जो अच्छी क्रेडिट पे बैठा हुआ है, उसको लोन देंगे। तो इनका इनका जो एवरेज टिकट साइज होम लोन का भी है, वो भी 60-65 लाख के आसपास का इनका एवरेज टिकट साइज है ना। तो अब हमने देखा कि एक रूरल में जा रहे हैं, रूरल में तो बिल्कुल ही एकदम माइक्रो फाइनेंस, एकदम गांव वालों को लोन दे रहे हैं, और जब अर्बन में आ जाता है, अर्बन में एकदम ही क्रीम पॉपुलेशन को लोन देने की कोशिश करते हैं, दोनों टू व्हीलर के केस में और अपने होम लोन के केस में। अगर मैं आपको एवरेज टिकट साइज बताऊं टू व्हीलर लोन का, तो वो अभी बढ़ बढ़ के ऑलमोस्ट 98,000 हो गया, मतलब 1 लाख रुपए के आसपास का इनका एवरेज टिकट है। तो मतलब जो ये एक बंदा अगर मोटरसाइकिल मतलब कोई भी टू व्हीलर खरीद रहा है, तो उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, मतलब महंगा लोन दे रहे हैं, महंगा लोन दे रहे हैं, है ना, और महंगे व्हीकल के लिए लोन दे रहे हैं। अगर अगर हम थोड़ी सी बात करें कि मैनेजमेंट ने पहले गाइडेंस क्या दिए रखा था, मैनेजमेंट ने कहा था कि हम 25% लोन बुक ग्रोथ करेंगे, और ये अगले 3-4 साल तक हम करते ही रह सकते हैं, कोई हमें आगे ग्रोथ ग्रोथ में स्कोप बहुत है ना। तो 25% का ग्रोथ रेट अचीव कर सकते हैं, और मैनेजमेंट ने वो करके भी दिखाया भाई। मैनेजमेंट ने 25% बोला था, 31-32% करके दिखाया, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी इनका कॉन कॉल जब भी होता है, तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज है कॉन कॉल में मैनेजमेंट बताता है, तो उसके लिए एक नया वीडियो बना ही देंगे। तो चलिए यही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल से तो अपन नया रिसर्च सीजन चालू कर ही देंगे, नए नए कंपनी का एनालिसिस करते ही हैं। चलिए, थैंक यू।